हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी में काफ़ी लंबे समय से पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की कोई वैकेंसी नहीं देखने को मिल रही है और पीआरटी की तो काफ़ी एक लंबा अरसा हो चुका है कि कोई रिक्रूटमेंट नहीं आई है। तो आज हम अपने इस वीडियो में इसी संबंध में बात करेंगे और उत्तर प्रदेश में जो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी टीचर हैं उनके लिए नई नियमावली 2024 बना दी गई है, जिसके बेसिस पे अब आपको बहुत जल्द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जैसा कि आप सभी ने देखा था, बिहार में भी जैसे ही नियमावली बन गई थी उसके तुरंत बाद जो वैकेंसीज के नोटिफिकेशन थे वो आने स्टार्ट हो चुके थे और नियमावली में इन्होंने कुछ बदलाव किए हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं और कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। तो इसमें स्पेशल एजुकेशन की रिक्रूटमेंट के बारे में इन्होंने क्या बोला है, तो सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्त नियमावली 2024। इसमें यहाँ पे लिखा गया है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, परंतु यहाँ पे आप देखोगे कि चाहे वो गवर्नमेंट हो या अशासकीय हो, तो एडेड हो या जो भी मतलब गवर्नमेंट द्वारा रिक्रूटमेंट की जाती है, उन सभी के लिए ये नियमावली अप्लाई होती है और ये पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों ही लेवल के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो जैसा कि आप सबसे पहले देखोगे, जो भाग 1 है वहाँ पे इन्होंने सिंपली बताया हुआ कि संक्षिप्त नाम और प्रारंभ कि यह नियमावली उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय नियमावली 2024 कही जाएगी और यह तुरंत प्रवृत्त होगी। यह मतलब जिस डेट को ये आई है उसी डेट से मान्य होगी। उसके बाद कुछ परिभाषाएं दी है इन्होंने, जो वर्ड इन्होंने यूज किए हैं तो उनकी ये परिभाषाएं हैं डिटेल में समझाने के लिए। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे बताया गया भाग 2 में कि भर्ती का स्रोत, कि ये भर्ती कैसे कैसे निकालेंगे। अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती प्रत्येक श्रेणी के सापेक्ष निम्नलिखित रूप से उल्लेखित स्रोतों से की जाएगी। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो श्रेणी 1 में किसी इंटरमीडिएट कॉलेज का प्रधानाचार्य या किसी हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक, चाहे हेडमास्टर हो या प्रिंसिपल हो, तो उनकी जो ये भर्ती निकालेंगे 100% सीधी भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। इन्होंने यहाँ पे प्रमोशन के लिए कोई भी जो भर्ती है नहीं बोला है, 100% इन्होंने बोला कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, प्रमोशन के लिए कोई स्थान नहीं है। उसके बाद श्रेणी 2 में देखोगे प्रवक्ता श्रेणी के अध्यापक, यहाँ पे ये पीजीटी की बात कर रहे हैं। तो पीजीटी में इन्होंने बोला कि 50% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, मतलब 50% तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकलेंगे और जो नेक्स्ट है कि 50% प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और जो नियम 6 के अधीन पद के लिए विहित अपेक्षित अर्हता रखते हों। मतलब यहाँ पे इनका साफ साफ कहने का मतलब है कि जो टीजीटी लेवल के हैं 50%, उनमें से ये प्रमोशन के बेस पे पीजीटी बनाएंगे। मतलब जैसा आप देख रहे हो, जो प्रधानाचार्य है और जो प्रधान अध्यापक है उनका 100% इन्होंने डायरेक्ट बोला है, परंतु जो पीजीटी है, पीजीटी की रिक्रूटमेंट 50% ये डायरेक्ट निकालेंगे और 50% प्रमोशन के बेस पे ये करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे टीजीटी की, इन्होंने प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के अध्यापक मतलब टीजीटी, इन्होंने बोला कि 100% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा,
मतलब 100% ये सीधी भर्ती द्वारा करेंगे। परंतु आप यहाँ नीचे देखोगे इन्होंने लिखा हुआ है नीचे पैराग्राफ में कि 75% सीधी भर्ती द्वारा और 25% ये करेंगे प्रमोशन के बेस पे। ये इन्होंने बताया कि यहाँ जो अधिनियम 1971 है उसके अनुसार ये 75% सीधी भर्ती और शेष 25% इन्होंने बोला कि जो प्राथमिक खंड के ऐसे प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक जो 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लिए हों में से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। यहाँ पे मतलब इन्होंने दोनों चीज़ें कही है कि 100% ये आयोग के माध्यम से भी सीधी भर्ती कर सकते हैं और उसके अलावा ये जो 75% है सीधी भर्ती द्वारा और 25% है वो प्रमोशन के बेस पे भी फिल कर सकते हैं। देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ इन्होंने कि परंतु यह और कि जहाँ किसी भर्ती वर्ष में पदोन्नति के माध्यम से भर्ती के लिए कोई पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उक्त पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जा सकते हैं। मतलब अगर कोई भी एलिजिबल नहीं मिलेगा पदोन्नति के लिए प्रमोशन के लिए तो ये सीधे 100% सीधी भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा भर सकते हैं। उसके बाद आप देखते हो संबंधित प्राथमिक खंड के अध्यापक, तो ये पीआरटी की बात हो रही है। पीआरटी में जैसा कि आप सभी जानते हो कि 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, तो एनसीटी के रूल के द्वारा आपकी 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो अध्यापकों की कुल संख्या है तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी की सरकार नियुक्ति पदाधिकारी प्रबंधन समिति द्वारा समय समय पर अवधारित की जाए। मतलब जितनी पोस्ट सैंक्शन होगी, जितनी डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी कि जिनके ऊपर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकालना है, तो उतनी ही पदों पर यह रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाल लेंगे। आरक्षण में इन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण उक्त लोक सेवा अधिनियम और समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1993 तथा भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों और उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 2020 के अनुसार होगा। तो इन्होंने ये बताया कि जो भी एज पर गवर्नमेंट रूल्स हैं तो उनके अकॉर्डिंग आपको आरक्षण मिलेगा। आगे इन्होंने अर्हता बताई है, एलिजिबिलिटी, कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ये आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश में सभी स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, बस शर्त इतनी है कि अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप वहाँ पे जनरल में काउंट होंगे, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। बाकी इन्होंने और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई है, तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि ये अधिमानी अर्हता कि अगर आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की है और अगर आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान प्रदान किया जाएगा। मतलब आपको ये इसका बेनिफिट मिलेगा अगर आपने इन दोनों में से किसी भी, या तो आपके पास प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि आपने वहाँ पे काम किया हो, जॉब की हो, या आपके पास जो एनसीसी का बी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इनके लिए आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। आयु, यहाँ पे जो मेन आपको डिफरेंस दिखेगा वो है आयु को लेके, क्योंकि जो पहले इन्होंने जो भर्ती रूल्स थे उनमें आप 60 साल तक एलिजिबल थे, पर आप यहाँ पे देखोगे इन्होंने बताया कि सीधी भर्ती लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कैलेंडर वर्ष में सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए उस कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई को 21 वर्ष की अवश्य हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब 1 जुलाई से ये आपकी एज काउंट करेंगे और 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं। सीधे सीधे इन्होंने 20 साल घटा दिए हैं। जो पहले 60 साल तक आवेदन कर सकते थे आप, अब इन्होंने 40 साल तक कर दिए हैं। मतलब देख सकते हो आप, सीधे सीधे यहाँ पे इन्होंने 20 साल कम कर दिए। परंतु यह है
कि किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य या किसी हाई स्कूल के अध्यापक के पद के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष जिसमें ऐसे पदों के लिए रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएं कि 1 जुलाई को 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु न प्राप्त की हो। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो प्रधानाचार्य है और जो प्रधान अध्यापक है उसके लिए कि 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ नीचे बताया इन्होंने कि आरक्षण के लिए जो भी एज पर गवर्नमेंट रूल्स हैं तो आरक्षण मिलेगा आपको। चरित्र में इन्होंने बताया कि चरित्र मतलब आपका सही होना चाहिए एक अध्यापक बनने के लिए, तो वो सब चीज़ें हैं। वैवाहिक परिस्थिति में इन्होंने बताया कि आपके अगर पहली पत्नी जिंदा है तो और दूसरी पत्नी नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ही महिला के लिए इन्होंने बोला कि अगर आपका पहला पति जिंदा है तो दूसरा पति नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बोली है कि अगर ऐसा है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। शारीरिक स्वास्थ्य आपका सही होना चाहिए मेडिकली, क्योंकि मेडिकल आपका टेस्ट होता है तो मेडिकली आप फिट होने चाहिए। और यहाँ पे किसी बालिका संस्था में किसी पुरुष अभ्यर्थी की नियुक्ति पर रोक, ये पहले भी था तो इन्होंने अब भी एज इट इज किया है। तो उसके अलावा आप देखोगे भर्ती की प्रक्रिया में कि रिक्तियों का अवधारण और उसके अलावा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया। तो सीधी भर्ती की जो प्रक्रिया है उसके बारे में यहाँ पे बताया कि उसका प्रोसेस क्या रहेगा। नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक और जो अपर शिक्षा निदेशक है, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की विषयवार रिक्तियों की संख्या के साथ साथ जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या की अवधारित करेंगे। मतलब जितने भी वहाँ पे जो निदेशक हैं वो जो भी वहाँ पे सैंक्शन पोस्ट हैं जो भी खाली हैं तो उनको अवधारित करेंगे और जो भी उसमें आरक्षण बन रहा है उसके अकॉर्डिंग वो एक जो भी ऊपर लोक सेवा आयोग है उसको सूचना भेज देंगे। और इसमें यहाँ पे बताया भी गया कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तो उसको पूरी डिटेल भेज देंगे और उसके माध्यम से ही फिर रिक्तियों की सूचना दी जाएगी। और उसके बाद फिर आवेदन के शुल्क के बारे में बताया कि वो है उसका जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा फिर बताया जाएगा कि कितना उसका शुल्क लगेगा। प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने की अनुमति के लिए आपको आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किया जाएगा। तो पहले रिक्तियों की सूचना दी जाएगी, फिर उसके बाद एडवर्टीजमेंट आएगा इन्होंने बताया, और फिर उसके शुल्क का निर्धारण किया जाएगा। और एडवर्टीजमेंट जब निकलेगा तो आपको वो फिल करना है और फिर उसके एडमिट कार्ड इन्होंने बोला कि एडमिट कार्ड आएंगे। और एडमिट कार्ड के बाद इन्होंने यहाँ पे पेपर की बात की है कि आपका 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके, और सामान्य ज्ञान एवं जो भी आपका संबंधित वैकल्पिक विषय है उस पर आधारित प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा होगी आपकी और जिला मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण करेंगे ये। तो उसके अलावा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आयोग प्रवक्ता प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण हेतु प्राथमिक अध्यापक के पद के संबंध में लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें सारणीबद्ध किए जाने के पश्चात आयोग नियम 6 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा जो इस संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित मानक तक पहुंच सके हों। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद आपका जो मेरिट है, मेरिट के बेसिस पे ही फिर आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने की है कि जो पहले सभी चीज़ों के लिए इंटरव्यू होता था यूपी में, अब इंटरव्यू इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो ऊपर की बात की गई थी उसकी जो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी हैं
तो उसके बारे में बताया गया था। उनका इंटरव्यू कैंसिल कर दिया गया, उनका सिर्फ पेपर के बेसिस पे ही सिलेक्शन होगा और जो मेरिट में आएंगे तो फिर उसके बाद वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। बट यहाँ पॉइंट नंबर 7 में देख रहे हो, जो प्रधानाध्यापक की बात हुई है और प्रधानाचार्य की बात हुई है, तो उनका लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार दोनों होंगे। जो लिखित परीक्षा है वो 90 नंबर की होंगी और 90% बोला इन्होंने, और जो साक्षात्कार है वो 10% का होगा। तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो पेपर क्वालिफाई कर देते थे बट इंटरव्यू में कहीं ना कहीं वो रह जाते थे। तो अब उनके पास बहुत अच्छा मौका है कि अगर वो उनका पेपर अच्छा है तो सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी है तो वो क्वालिफाई कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। बट अभी भी प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक में इन्होंने इंटरव्यू का क्राइटेरिया रखा है। इसके अलावा पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया तो इन्होंने बता ही दिया कि पदोन्नति के लिए, और इन्होंने यहाँ पे पदोन्नति के लिए सब्जेक्ट भी बताए हैं कि कौन सा कैंडिडेट किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होगा। क्योंकि पहले ये होता था कि साइंस वाला जो टीजीटी साइंस पढ़ा रहा, वो अगर पीजीटी प्रमोट होता था तो पीजीटी में हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या हिंदी, सोशलॉजी, तो आर्ट्स के भी सब्जेक्ट वो पढ़ा लेता था, क्योंकि जो उसका मास्टर होता था वो आर्ट्स में होता था और ऐसे वो फिर पीजीटी आर्ट्स के सब्जेक्ट पे अपॉइंट होते थे। परंतु अभी ऐसा इन्होंने नहीं किया है। अगर आप सामाजिक विज्ञान में एज ए टीजीटी हैं तो इन्होंने सब्जेक्ट बताए हैं कि आप पीजीटी किस पे बन सकते हो, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और तर्कशास्त्र। तो आप इन्हीं सब्जेक्ट पे पीजीटी बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने एमए किया है तो आप पीजीटी नहीं बन सकते। और अगर आप विज्ञान में टीजीटी हैं, एज ए टीजीटी विज्ञान के आप वहाँ पे टीचर हैं, तो आप पीजीटी बनोगे जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान में। अगर आप टीजीटी गणित हैं तो पीजीटी बनोगे गणित, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में। अगर आप इंग्लिश हैं तो इंग्लिश बनोगे। आगे देखो सब्जेक्ट वाइज बताया गया कि आप उसी सब्जेक्ट के पीजीटी बनोगे जिस सब्जेक्ट में आप टीजीटी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ 13 नंबर पे देख रहे हो, इन्होंने बोला कि प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी अध्यापक अन्य विषय, इनके अलावा अगर कोई भी विषय के आप टीजीटी हैं तो इन्होंने बोला कि पीजीटी संबंधित अन्य विषय में ही बनोगे आप। और प्राथमिक अध्यापक भी वही बोला कि जो भी अगर प्राथमिक अध्यापक है तो उससे संबंधित में ही आप टीजीटी बन सकते हैं, नहीं तो आपकी प्रमोशन रुक जाएगी। तो इसके अलावा संयुक्त चयन सूची, और उसके भाग 6 में देख सकते हो नियुक्ति, परिवीक्षा और स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता। तो नियुक्ति में वो ही बताया गया कि नियुक्ति की जाएगी कि वर्ष में सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों ही तरीकों द्वारा नियुक्ति की जाएगी। और उसके बाद यहाँ परिवीक्षा में बताया कि 2 वर्ष का जो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड होता वो परिवीक्षा का होता। मतलब उस टाइम पे ऐसा होता कि अगर आपके जो यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ कि पॉइंट नंबर 2 में कि यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या उसके अंत में किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है। मतलब ये जो 2 साल होते हैं इसमें आपकी जॉब भी जा सकती है, परंतु अगर आपका परिवीक्षा जो समय है वो अच्छे से चला जाता है उसके बाद बहुत कम चांसेस होते हैं आपकी जॉब जाने के, क्योंकि इसको प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं। तो प्रोबेशन पीरियड में आपको जॉब से हटाने के चांसेस हो सकते हैं अगर आप अपनी जॉब को अच्छे से नहीं करोगे। और उसके बाद बोला स्थायीकरण, तो अगर आपका 2 साल का समय बहुत अच्छे से निकल जाता है तो स्थायीकरण हो जाता है आपका। और फिर ज्येष्ठ था, यहाँ पे जो भी सीनियर होते हैं तो उसके बारे में बताया गया। वेतनमान, यहाँ पे आप
देख सकते हो सैलरी बताई गई है कि जो इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं उनकी सैलरी, फिर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक की सैलरी, पीजीटी की सैलरी बताई गई है, टीजीटी की और प्राथमिक अध्यापक की। तो देख सकते हो बहुत अच्छी सैलरी है। और परिवीक्षा अवधि में वेतन बताया गया। तो आगे ये जो भी यहाँ पे मेन बातें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। तो देख सकते हो आप कि उत्तर प्रदेश में भी नियमावली बना दी गई है और अब बहुत जल्द ये कभी भी जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि नियमावली बनने के बाद ही रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अब सब रूल्स बन चुके हैं, बट वेट है अभी भी रिक्रूटमेंट आने का। संभावना है बहुत जल्द आपको रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से करिए। और पीआरटी हो या टीजीटी पीजीटी, तो तीनों ही लेवल की वैकेंसीज आने वाली हैं। और बात की जाए स्पेशल एजुकेशन टीचर की, तो उनकी भी आपको रिक्रूटमेंट का कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन ज़रूर देखने को मिलेगा। नियमावली में कहीं भी बात नहीं की गई है, परंतु आप देखोगे कि स्पेशल एजुकेशन टीचर की रिक्रूटमेंट का भी आपको नोटिफिकेशन ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कोर्ट का ऑर्डर है और उसके बाद जैसे ही सभी स्टेट स्ट्रिक्ट हुए हैं, तो गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा प्रेशर आया है कि उनको रिक्रूटमेंट करना अब कंपलसरी हो गया है। इसलिए आपको अगर कोई नया नोटिफिकेशन आएगा उत्तर प्रदेश में रिक्रूटमेंट का, तो उसमें कहीं ना कहीं अब स्पेशल एजुकेशन टीचर की भी रिक्रूटमेंट की आप नोटिफिकेशन वहाँ पे देखोगे। तो उम्मीद है कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।